तो अब हम कह रहे थे कि पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पढ़ेंगे, फिर हम आयनिक बॉन्ड को डिटेल में सीखेंगे ना। समझ लेते हैं क्या था पहले, तो याद करो क्या पढ़ा था आयनिक बॉन्ड में। क्या चाहिए आपको, कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की। इलेक्ट्रोपॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रोनेगेटिव ने वो एक्सेप्ट कर लिया। बिकॉज ऑफ दैट कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या बनाओगे, आयनिक बॉन्ड। और क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये पढ़ चुके हैं हम क्लास की शुरुआत में। तो अब क्या पढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं हमें बनाना है एक आयनिक बॉन्ड, तो क्या चाहिए हमको, व्हाट आर दी नेसेसरी कंडीशंस। कैसे आप उसकी स्ट्रेंथ डिसाइड करोगे कि ये वाला आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग है या ये वाला आयनिक बॉन्ड वीक है। कंपेयर कर सकते हैं क्या, कर सकते हो। ये भी बता सकते हो कि कितना स्ट्रेंथ है उस बॉन्ड का। कैसे, आपको 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। कितना आसानी से आप इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हो फ्रॉम दैट मेटल, कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट इज योर नॉन मेटल। और जो आप बॉन्ड बना रहे हो उसके बाद एनर्जी कितनी रिलीज हुई, दैट इज योर लैटिस एंथैल्पी। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आपका आयनिक बॉन्ड। सो व्हाट आर द 3 फैक्टर्स वी हैव टू look for? First, how easily we lose electron, ionization enthalpy of your electropositive atom. How easily we can gain electrons, electron gain enthalpy of your electronegative atom. How much amount of energy is released after the formation of ionic bond, लैटिस एंथैल्पी। ये 3 चीजें आपने कंसिडर कर ली, आप स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हो। लेट्स सी, ठीक है। तो हम कह रहे हैं द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कम होनी चाहिए। देखो, जो एनर्जी हमको प्रोवाइड करनी है हम चाहते हैं वो कम आए, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है हम चाहते हैं वो ज़्यादा है। ऐसा ही सोचता है ना, हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ कम पैसे में आ जाए, दैट विल बी सो गुड, राइट। सो दिस इज द एनर्जी दैट वी हैव टू गिव। सो वी आर थिंकिंग कि कम एनर्जी में हो जाए, दैट विल बी गुड, बट द एनर्जी दैट इज रिलीज, अगर हमको कुछ मिलने वाला हो, वी आर सेलिंग समथिंग, सो वी विल ट्राई टू थिंक दैट हाँ हमको ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए इस प्रोडक्ट के लिए। सेम थिंग, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज व्हेन यू ऐड वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, वी वांट इट टू बी मोर। Similar is the case with lattice enthalpy. अगर बॉन्ड बना दिया है तो हम चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। हो गया, हो गए 3 फैक्टर्स। दिस इज व्हाट वी हैव रिटन हियर, दैट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, दैट इज योर मेटल, should be low, that is the metal atoms should form the cation easily. हम चाहते हैं cation आसानी से बन जाए, इसी तरीके से हम चाहते हैं एनायन आसानी से बन जाए। तो जो हम इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, हम चाहते हैं वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो आसानी से उसको गेन कर ले। अगर वो गेन करेगा तो वो स्टेबल होगा, स्टेबल होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो हम चाहते हैं वो जो एनर्जी रिलीज हो बहुत ज़्यादा हो, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम चाहते हैं ज़्यादा हो। The quantitative value of electron affinity or electron gain enthalpy of electronegative element should be high. तो इसका मतलब है हम चाहते हैं अनायन अच्छे से इजीली बन जाए। क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड in order to remove an electron from isolated gaseous atom. I will repeat. What is ionization energy? The amount of energy which is required to remove an electron from isolated gaseous atom. ये isolated gaseous जरूरी है क्या? हाँ, ये प्रॉपर्टी आपके आइसोलेटेड एटम्स की होती है, बॉन्डेड स्पीशीज की नहीं होती। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसे कहा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इसका उल्टा। एक इलेक्ट्रॉन डालने के लिए, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए किसी एटम में जो भी एनर्जी का चेंज आता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर वो चेंज है नेगेटिव तो उसके लिए एक स्पेशल नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो किसी स्पीशीज में और वो स्टेबलाइज हो गई तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, और वो जो रिलीज एनर्जी है उसको कहोगे कि ये उस एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। तो हम चाहते हैं ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो। इसका मतलब क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट कर पा रहा है, वो अनायन आसानी से बना पा रहा है, यही बोल रहे हैं। ठीक है,
So your anion should form easily. So we want a large amount of energy to be released in the form of electron affinity. फिर बना दिया cation, बना दिया anion. अब वो मिलकर क्या बनाएंगे? आयनिक कंपाउंड. अब वो जो आयनिक कंपाउंड बना रहे हो आप, कोई भी चीज अगर बनती है, कोई भी न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, हमेशा वहां पर एनर्जी रिलीज होगी. When you form a new bond, energy is released. When you break a bond, energy is required. तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, अगर बन गया है कुछ, एनर्जी रिलीज होगी. तो हमने बना दिया अब आयनिक बॉन्ड कैटायन और एनायन के बीच में. अगर आप चाहते हो कि वो बॉन्ड बने स्टेबल, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज, जिसको क्या कहा जाता है? लैटिस एंथैल्पी. सो योर लैटिस एंथैल्पी शुड बी हाई. अब ये क्या चीज है देख लेते हैं. व्हाट डू मीन बाय लैटिस एंथैल्पी? दो तरीके हैं इसको डिफाइन करने के. You can talk in terms of formation of an ionic bond, you can talk in terms of breaking of an ionic bond. दोनों तरीके से सीखेंगे. देखो आपके पास है Na पॉजिटिव, ठीक है, मिलकर उसने बनाया NaCl सॉलिड. फोकस करो किस पर? कि आपने जो कैटायन लिया है वो गैसियस स्टेट में है, जो आपने अनायन लिया है वो गैसियस स्टेट में है. वो मिलकर क्या बना रहे हैं? 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड. तो हम कह रहे हैं अगर आप बनाना चाहते हो 1 मोल ऑफ एन आयनिक सॉलिड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस, आई विल रिपीट, वी आर ट्राइंग टू फॉर्म 1 मोल ऑफ एन आयनिक सॉलिड. ये 1 मोल होना जरूरी है, हाँ ये 1 मोल होना जरूरी है, 2-3 नहीं बोल रहे, 1 मोल. ओके, तो 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस एटम्स. ये क्या चीज होती है? NaCl बना रहे हो, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स क्या है? सोडियम चाहिए और क्लोरीन चाहिए ना. किस स्टेट में चाहिए? उनकी आयनिक स्टेट में, और गैसियस होने चाहिए. सॉलिड नहीं चाहिए? नहीं. लिक्विड नहीं? नो. दे मस्ट बी इन द गैसियस स्टेट. तो ये क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमको ध्यान रखनी है. यस, अब प्लीज वहां पर सॉलिड और लिक्विड ना लिख कर आए, वो गलत है. ठीक है, तो हम क्या बना रहे हैं? 1 मोल ऑफ एन आयनिक सॉलिड. किससे बना रहे हैं? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से, जो किस स्टेट में प्रेजेंट है? उनके गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है. ये 1 मोल जो आपने आयनिक सॉलिड अब बना लिया है, उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या कहोगे? कि ये मेरी लैटिस एंथैल्पी है. अगर बन रहा है कुछ, रिलीज होगी एनर्जी. अब इसको दूसरी तरीके से कैसे बोल सकते हैं? सो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी उसको कहोगे आप लैटिस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl. इसको उल्टे तरीके से कैसे बोल सकते हो? कि आपके पास NaCl सॉलिड है, आप उसको ब्रेक करना चाहते हो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस में. इसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए आपको? वो होगा लैटिस एंथैल्पी टू ब्रेक दी 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड. तो फॉर्मेशन के टर्म्स में बता सकते हो, और इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग ऑफ आयनिक सॉलिड ऑल्सो यू कैन डिफाइन द लैटिस एंथैल्पी. फर्क क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, साइन बदल जाएगा. अगर इस टर्म्स में बात करोगी तो इधर आएगी लैटिस एंथैल्पी नेगेटिव, क्योंकि कुछ बना रहे हो तो एनर्जी रिलीज होगी. इधर आप तोड़ रहे हो 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड, तो आप कहोगे यहाँ पर लैटिस एंथैल्पी रिक्वायर्ड है, तो पॉजिटिव होगी. तो कई बार आपको दिया होता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी रिलीज, कई बार वो कहता है एनर्जी रिक्वायर्ड. हमें समझ में ही नहीं आता है क्या बोलना चाहता है. दोनों बातें करेक्ट है. रिलीज कब लिखेगा? जब बना रहे हो 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड. और रिक्वायर्ड कब लिखना है? व्हेन यू आर ब्रेकिंग 1 मोल ऑफ एन आयनिक सॉलिड. आई होप इट इज मेकिंग सेंस. यू कैन डिफाइन लैटिस एंथैल्पी इन 2 वेज. ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, साइन बदल जाता है. ठीक है, सो लैटिस एंथैल्पी विल वेरी डायरेक्टली विद द चार्ज ऑफ आयंस. जितना ज्यादा चार्ज होगा आपके आयंस पर, उतनी ज्यादा होगी लैटिस एंथैल्पी. और किस पर डिपेंड करती है? साइज पर. जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा लैटिस एंथैल्पी, जितना ज्यादा साइज उतनी कम लैटिस एंथैल्पी. 2 चीजों पर फोकस करेंगे. पहले चार्ज कंपेयर करोगे, उसके बाद साइज. ठीक है, सो आई होप दिस इज ओके. देखो, greater the lattice energy, more stable will be your ionic compound. It is directly proportional to the charge that is present on your ions and inversely proportional to the size. जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा lattice enthalpy, जितना ज़्यादा साइज उतनी कम lattice enthalpy. ठीक है, ये कंपेयर करने को आता है, तो ध्यान देना इस पर. ठीक है, ऑलराइट. अब निकालते कैसे? वी हैव अ साइकिल डेडिकेटेड. We have a method by which you can find out the lattice enthalpy. ठीक है, तो इसके लिए बहुत लंबा सा फॉर्मूला दिखेगा, बहुत आसान होगा. क्यों आसान होगा? सब कुछ क्वेश्चन में दिया होगा, आपको सिर्फ क्या करना है? ऐड करना है.
कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आप देख लेते हैं कैसे निकालते हैं लैटिस एंथैल्पी अगर हम बना रहे हैं कोई आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो हमने एग्जांपल दिया है कि हम बना रहे हैं 1 मोल ऑफ NaCl, तो इसके लिए मैंने क्या कहा था, क्या चाहिए आपको, Na पॉजिटिव चाहिए गैसियस स्टेट में, Cl माइनस चाहिए गैसियस स्टेट में, मिलकर क्या बनानी चाहिए 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड, ठीक है। वो कैसे आएंगे, ये था हमारा मेथड ऑफ फॉर्मेशन। तो आप कन्वर्ट करोगे ना, पहले आप क्या करोगे, ये सॉलिड स्टेट में है ना, नहीं चाहिए हमको, हमें तो चाहिए ये गैसियस स्टेट में। तो सॉलिड से गैसियस स्टेट में जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी का चेंज आता है, उसको क्या कहते हो आप, सब्लिमेशन एंथैल्पी, सब्लिमेशन एनर्जी, पहले तो वो लिखो, ठीक है। पर अभी भी पूरा थोड़ी हुआ, ठीक है, गैसियस स्टेट में तो दिया है, पर Na पॉजिटिव चाहिए था ना, ये तो Na है, न्यूट्रल है, हमको तो Na पॉजिटिव चाहिए, हमको ये रिएक्शन बनाना है, ठीक है। इसके लिए आपके पास NaCl सॉलिड तो है, ये चाहिए आपको, ठीक है। तो पहला काम हमने क्या किया, सॉलिड से गैसियस स्टेट में बनाया, सब्लिमेशन किया, उसके लिए जो एनर्जी का चेंज आया उसको लिखा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अभी फिलहाल इतना लिखो, वैल्यू दी जाएगी क्वेश्चन में, नहीं याद करके जानी। दूसरा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, हमको चाहिए Na पॉजिटिव, देखो तो Na गैसियस स्टेट में आया, उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, लिख दिया। तो पहला काम तो हमने कर दिया, बना दिया हमने Na पॉजिटिव इन गैसियस स्टेट। और क्या चाहिए, हमको चाहिए पहली बात तो 1 क्लोरीन का आटम, ठीक है। और क्या चाहिए, हमें चाहिए वो गैसियस स्टेट में, वो तो है चलो, पर Cl माइनस चाहिए, ठीक है। तो पहला काम क्या करेंगे, पहले तो क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, हमको तो सिर्फ 1 एटम चाहिए, 2 तो चाहिए भी नहीं, ठीक है। तो आप पहला क्या करोगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी चाहिए हमको Cl2 की, ताकि वो दे दे हमको 2 क्लोरीन के एटम्स। और जो भी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आई वो तो Cl2 को ब्रेक करने की है ना, तो उससे तो 2 क्लोरीन के एटम्स आते हैं, हमको तो 1 ही चाहिए ना, तो उसका हम हाफ कर देंगे। ये बात जरूर ध्यान रखेंगे, क्या बोला मैंने, हमको चाहिए 1 क्लोरीन का एटम क्योंकि हम बनाना चाहते हैं NaCl, ठीक है। तो हम क्या करें, हमें तो Cl2 दिया हुआ है, हम तोड़ देंगे क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड, पर उससे तो आएंगे 2 क्लोरीन एटम्स, हमको तो 1 ही चाहिए ना। तो 1 एटम बनने की एनर्जी कितनी होगी, इसका हाफ कर दोगे ना, ये दिख रहा है यहाँ पर डिसोसिएशन में हाफ लिखा हुआ है, तो आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का भी हाफ लेकर जाओगे, सारी मत ऐड करना, वो पूरी देगा क्वेश्चन में। यू हैव टू डिवाइड इट बाय 2, क्यों करें, क्योंकि हमको सिर्फ 1 क्लोरीन एटम चाहिए। कोई ऐसा कंपाउंड बना रहे हो जैसे CaCl2 बनाने गए आप, ठीक है, उधर सारी ऐड कर दो, क्योंकि उसको 2 क्लोरीन एटम चाहिए, हम NaCl बना रहे हैं इसलिए हाफ करें। इसको ऐसे रट के नहीं चले जाना कि हमेशा हाफ कर देंगे, नहीं। यू विल सी द टाइप ऑफ कंपाउंड कि अगर उसने कहा है NaCl तो 1 क्लोरीन एटम चाहिए, मैंने हाफ कर दिया। अगर वो कह रहा है 2 क्लोरीन एटम चाहिए, मैं सारी ऐड कर देंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इधर से क्या आया, ये आया सब्लिमेशन, ये आया आपका आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और क्या चाहिए, ठीक है, मिल गया मेरे को क्लोरीन का 1 गैसियस एटम, पर हमें तो चाहिए Cl माइनस, तो 1 इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करना पड़ेगा। उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये भी लिख दिया। अब क्या होगा, ये मिलकर बनाएंगे 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड, ये मिलकर बनाएंगे 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड। तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को तो कहते हैं लैटिस एंथैल्पी, लिख दिया। और ये क्या चल रहा है, आपने 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड बनाया फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट, इसको क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। थर्मोडायनेमिक्स में सीखेंगे, डोंट वरी, डेफिनेशन बता देती हूँ। इफ यू फॉर्म 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, 1 मोल की बात करेंगे, 2 नहीं 3 नहीं, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स in their standard state, then the amount of energy released is known as enthalpy of formation. तो enthalpy of formation क्या होता है, जब आप बनाओ 1 मोल ऑफ कंपाउंड, 1 मोल ऑफ कंपाउंड उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हो उनकी स्टैंडर्ड स्टेट में, उस एनर्जी को कहा जाता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये वाली बात ध्यान रखेंगे। तो ये क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, ठीक है, लिख दिया ये भी। अब क्या करें, इक्वेट कर दो, हो गया, आपका सारा काम हो चुका है। ये सब क्वेश्चन में दिया होगा। तो मान लो हम तो भूल गए कि हमको सब्लिमेशन करना था, हम भूल गए कि आयनाइजेशन करना था,
कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी चाहिए, चिंता मत करो, क्वेश्चन में सारी ये वाली टर्म्स दी होंगी, आप भूल भी जाओ वो क्वेश्चन में देख के याद आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन तो इतना आसान होता है, सिर्फ ऐड करना है आपको, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। आई विल शो यू द फॉर्मूला। प्लीज सी, हमने तो पूरा एक्सप्लेन किया है, आपको तो फाइनली क्या लिख कर आना है आई विल टेल यू। देखो समझ रहे हो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसके बराबर है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जो आपने सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया, आयनाइजेशन एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन हटाया, कैटायन बनाया, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, क्लोरीन को तोड़ा, 2 एटम्स बनाए, हाफ क्यों किया, एक ही क्लोरीन का एटम चाहिए था, अगर 2 चाहिए होते तो पूरी ऐड कर देते, पूरी डिसोसिएशन एंथैल्पी क्वेश्चन में दी होगी, आपको नहीं याद करनी है, आपको तो बस ये फॉर्मूला आना चाहिए। फिर ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने की, ये क्या है, ये आपकी लैटिस एंथैल्पी है, यू से डिनोट करें। इस पे क्या याद करके जाए, नेगेटिव है, कुछ याद नहीं करना है, ठीक है। जो भी फाइनली आपका साइन आएगा, अगर वो कुछ बना रहा है नेगेटिव आएगी फाइनली, अगर वो तोड़ने को बोल रहा है तो पॉजिटिव आएगी, अपने आप दिख जाएगी सॉल्यूशन के बाद। इसको खुद से याद नहीं करके आना कि हाँ मेरी नेगेटिव आएगी, आ जाएगी, वो ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे आएगी, वो नेगेटिव ही आएगी। तो ये जो सारे आपको वेरिएबल्स दे रखे ना, इसमें से एक वेरिएबल पूछेगा, या तो पूछेगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बता दो, या तो कहेगा लैटिस एंथैल्पी बता दो, बाकी सारी चीजें क्वेश्चन में देगा, आपको सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। इतना आसान है ये क्वेश्चन, ओके। और इम्पॉर्टेंट क्यों है, आता है, बहुत ही आसान है, ऑलराइट। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट दी लैटिस एंथैल्पी, इसको कहा जाता है बॉर्न हेबर साइकिल, ठीक है। आई होप इट इज मेकिंग सेंस, डिफिकल्ट नहीं है, आपको लग रहा है बहुत बड़ा फॉर्मूला है, आप भूल भी जाओ 1-2 टर्म्स तो क्वेश्चन में दी होगी ना, ऐड ही तो करना है ना सबको, और तो कुछ नहीं करें, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के सामने लिख देना है सबको, और जो भी वैल्यूज क्वेश्चन में दे रखी है वो सब्स्टिट्यूट करनी है, आ गया आंसर। और उसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों लिखा हमने ऐसे, हमने तो वो भी सीख लिया, डायरेक्ट याद करने को नहीं बोला है, वी हैव लर्न कि कैसे आया, ओके। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट लैटिस एंथैल्पी। जितनी ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी हमने कहा था उतना ज़्यादा स्टेबल है हमारा आयनिक कंपाउंड, ठीक है।